अस्सलाम वालेकुम जी। आज का आपका जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज़ अबाउट द ड्रग्स एक्टिंग एंड रेगुलेटिंग एड्रिनल हार्मोन्स। ठीक है जी। तो एड्रिनल हार्मोन्स आपके पास वो हार्मोन्स होते हैं दैट आर सिक्रेटेड फ्रॉम योर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है जी। और आज के लेक्चर में हमने वो ड्रग्स पढ़नी है जो कि इस एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन्स की रेगुलेशन करवाता है, या उनकी एगोनिस्टिक इफेक्ट को पढ़ेंगे, या वो एगोनिस्टिक इफेक्ट देंगे या वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देंगे। बोथ ऑफ दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन टुडेज टॉपिक। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं और एड्रिनल हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ड्रग्स। ठीक है जी। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में समझने से पहले आप ये समझें कि आपकी जो ब्रेन है, ठीक है जी, ब्रेन का जो बेस है उसमें आपके पास हाइपोथैलेमस पड़ा होता है, और हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको आप कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या CRH इन शॉर्ट, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होकर आपके एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करके एंटीरियर लोब से फिर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसे आप ACTH इन शॉर्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो ACTH या एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन फिर जाकर अपने टारगेट सेल पर या टारगेट रिसेप्टर पर, जिसका मतलब है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पर असर करता है, वहां पर एक्ट करता है। ठीक है जी। वहां की स्टिमुलेशन करवाता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जब आपके पास स्टिमुलेट हो जाता है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपके पास हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है जी। अब ये हार्मोन्स आपके पास मुख्तलिफ जगहों से सिक्रीट होते हैं और हर एक जगह का अपना अपना नाम है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स आपके एड्रिनल ग्लैंड का एक्सटीरियर वाला पार्ट है। ठीक है जी। और एड्रिनल मेडुला इज द सेंटर पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है जी। एड्रिनल मेडुला से आपके पास अपने हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दैट इज नोन एज एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है जी। जिनको आप कैटेकोलेमीन्स बोलते हैं। तो कैटेकोलेमीन्स आपके एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपके पास अलग से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनको अभी आप पढ़ेंगे। ठीक है जी। एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपके पास लेयर्स होती हैं। ठीक है जी। लेयर्स टू द मोस्ट एक्सटीरियर, फिर एक्सटीरियर के अंदर वाली लेयर, और फिर सबसे अंदर वाली लेयर। ठीक है जी। तो ये 3 लेयर्स होती हैं और इन 3 लेयर्स को आप जोन्स कहते हैं। ठीक है जी। द फर्स्ट एंड द मोस्ट एक्सटीरियर इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है आपका बॉडी का एल्डोस्टेरोन। ठीक है जी। और इस एल्डोस्टेरोन के बाद फिर आपके पास जो सेकंड आपके पास आती है, सेकंड जो आपके पास जोन आता है, दैट जोन इज नोन एज जोना फेसिकुलाटा, और जोना फेसिकुलाटा से सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन है दैट इज कॉर्टिसोल। ठीक है जी। फिर थर्ड आपके पास जोन आता है दिस वन, और इस जोन से सिक्रीट होने वाला हार्मोन इज नोन एज एंड्रोजेंस। ठीक है जी। यहां से एंड्रोजेंस आपके सिक्रीट होते हैं और इस जोन का नाम होता है रेटिकुलोसा, जोना रेटिकुलोसा। ये आपके पास 3 जोन्स होती हैं, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3। ठीक है जी। ये GF एंड R से स्टार्ट होते हैं। सो इन शॉर्ट हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको GFR से याद रखते हैं, देखते हैं। ठीक है जी। कितने जोन्स हैं जी आपके? कोई आपसे पूछे, इफ यू वांट टू रिमेंबर, यू विल से कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपके पास 3 जोन्स होती हैं। कमिंग फ्रॉम G is glomerulosa, coming from F is known as fasciculata, and coming for R फ्रॉम R इज नोन एज जोना रेटिकुलोसा। ठीक है जी। और इनके हार्मोन्स भी आपने याद रखने हैं। अब इस चैप्टर में हमने 2 हार्मोन्स डिटेल में पढ़नी है। ठीक है जी। वैसे तो एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजेंस ऑल आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, बट जो हमारा फोकस का जो हार्मोन्स हैं इस चैप्टर में, जो हम फोकस रखेंगे वो हम एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल पर रखेंगे। ठीक है जी। ये दोनों ये एल्डोस्टेरोन और ये कॉर्टिसोल, दीज आर बोथ स्टेरॉइडल इन नेचर। स्टेरॉइडल इन नेचर है, इस वजह से हम इनको कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है जी। द फर्स्ट वन इज नोन एज द एल्डोस्टेरोन इज नोन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द कॉर्टिसोल इज नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है जी। ये दोनों आपके इस चैप्टर का मेन फोकस है। ठीक है जी। सो फर्स्ट हम कॉर्टिसोल को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम एल्डोस्टेरोन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। वी विल आल्सो स्टडी कॉर्टिसोल एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एंड एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है जी। अब ये दोनों आपके पास बोथ आर स्टेरॉइडल इन नेचर। ठीक है जी। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है इनको आपकी बॉडी का। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड व्हिच इज द बॉडीज कॉर्टिसोल, एंड द सेकंड वन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स व्हिच इज बॉडीज एल्डोस्टेरोन। ठीक है जी। फर्स्ट वी विल स्टडी कॉर्टिसोल इन डिटेल। ठीक है जी। अब कॉर्टिसोल को डिटेल में पढ़ने से पहले, जैसे मैंने कहा कि कॉर्टिसोल इज नोन एज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है जी। ये इसका सेकंड नेम है। ठीक है जी। तो अब जब हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी का जो कॉर्टिसोल है, ठीक है जी, द कॉर्टिसोल इज बॉडीज प्रिंसिपल ह्यूमन ग्लूकोकॉइड। ठीक है जी। कॉर्टिसोल इज प्रिंसिपल, ठीक है जी, इट इज द बॉडीज प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
ठीक है जी, एक ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, दूसरा आपके पास ये है कि ये जो आपका ग्लूकोकोर्टिकॉइड है या जो कॉर्टिसोल है, ये आपके पास जो सिक्रीट होता है, द सिक्रीशन इज डायर्नल सिक्रीशन। ठीक है जी, डायर्नल सिक्रीशन। अब डायर्नल सिक्रीशन को जरा समझे, व्हाट डू यू मीन बाय डायर्नल सिक्रीशन? डाई का मतलब होता है टू, ठीक है जी, और अर्नल का मतलब हम लेते हैं जी मतलब दिन के हिसाब से। तो डायर्नल सिक्रीशन मींस कि ये जो आपके पास कॉर्टिसोल है, इट इज सिक्रीटेड टू टाइम्स अ डे। ठीक है जी, मतलब ये है कि ये आपके पास टू पीक्स लाता है अपनी बॉडी में। ठीक है जी, जो पीक टाइम होता है सिक्रीशन का, वो इसका दो टाइम होता है। ठीक है जी, द फर्स्ट पीक इज इन द मॉर्निंग। ठीक है जी, मॉर्निंग में इस कॉर्टिसोल का बहुत ज्यादा पीक आता है आपकी बॉडी में। एट द मॉर्निंग व्हेन यू चेक योर कॉर्टिसोल लेवल, इट इज वेरी मच हाई। ठीक है जी, बिकॉज उस टाइम इसकी सिक्रीशन ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो मॉर्निंग में एक पीक आता है। ठीक है जी, और फिर पीक आने के बाद ये इस तरह पहले मॉर्निंग में बड़ा बहुत ज्यादा पीक आता है और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है। ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और फिर दूसरा आपके पास पीक जो आता है वो इवनिंग में आता है। ठीक है जी, इवनिंग में कॉर्टिसोल का जो लेवल होता है आपकी बॉडी का, वो दोबारा से ऊपर चला जाता है और फिर रात तक इस तरह आराम से जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम डायर्नल सिक्रीशन कहते हैं। जब आप कॉर्टिसोल के लेवल्स को जहन में रखते हैं तो आप कहते हैं कि जी इसका जो पीक लेवल होगा वो दो टाइम होगा। फर्स्ट इट विल बी सिक्रीटेड मोर इन द मॉर्निंग एंड सेकेंडली इट विल बी सिक्रीटेड मोर इन द इवनिंग। तो ये दो इसके जरा याद रखने हैं। ठीक है जी, अब आपके पास जो कॉर्टिसोल है या आपकी बॉडी का जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये क्या काम करता है एंड व्हाई इट इज इन द बॉडी, बॉडी में इसको क्यों रखा गया है, इसका क्या काम है आपकी बॉडी में। ठीक है जी, अच्छा यूजेस तो आप बाद में पढ़ें। ठीक है जी, फर्स्ट यू विल स्टडी अबाउट द नेचुरल इफेक्ट्स ऑफ दीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मतलब ये है कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में है तो किस लिए है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो इफेक्ट्स जो इसकी बॉडी के ऊपर है, आपकी बॉडी के ऊपर है, इफेक्ट्स इंक्लूड, सबसे पहले इसका इफेक्ट ये है कि ये आपकी बॉडी का इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल। ठीक है जी, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। ठीक है जी, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा खून में आपके जो ग्लूकोज होता है उसके लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है जी, अब ये इंक्रीज कैसे आता है? इंक्रीज बहुत सारी तरीकों से ये करता है। पहला जो ये तरीका अपनाता है ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को, लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियो जेनेसिस। ठीक है जी, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है जी, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करता है, जैसे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करके आपका ग्लूकोज ज्यादा करता है। इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी का जो प्रोटीन होता है, ठीक है जी, उसकी ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि प्रोटीन की जब ये प्रोटीनोलाइसिस करता है, प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन से आपको एनर्जी मिलती है, आपको अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, दैट अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो प्रोटियोलाइसिस आपको अल्टीमेटली ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है जी, इसी तरह आपका जो वो है लिपिड्स हैं आपकी बॉडी में, ठीक है जी, उनकी भी लाइपोलिसिस कराता है। ठीक है जी, अब जैसे ही लिपिड्स टूटेंगे, उनकी लाइपोलिसिस होगी, तो अल्टीमेटली वहां से भी एनर्जी सिक्रीट होगी और वो एनर्जी आप फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इन दिस वे ये आपके पास जो कॉर्टिसोल होता है ये आपकी बॉडी का ग्लूकोज ज्यादा करता है। ठीक है जी, दिस इज वन फंक्शन या वन इफेक्ट ऑफ द कॉर्टिसोल। सेकंड इफेक्ट जो आपके पास है कॉर्टिकोस्ट, जो आपका बॉडी का कॉर्टिसोल है, उसका ये इफेक्ट है कि ये आपकी बॉडी को इम्यूनो सप्रेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, इट एक्ट्स लाइक इम्यूनो सप्रेशन। तो इम्यूनो सप्रेशन का क्या मतलब होता है? इम्यूनो सप्रेशन का मतलब ये होता है कि ये आपकी बॉडी में जो नेचुरल इम्यूनिटी है अगेंस्ट हार्मफुल या आउटसाइडर मॉलिक्यूल्स, तो उनके खिलाफ आपको जो इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है उसकी सप्रेशन करवाता है। जब आपके पास इम्यून सेल सप्रेस हो जाएं, देन यू विल नॉट हैव द रिएक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है जी, अब वैसे तो ये नुकसानदेह है, बिकॉज आप यू वांट योर इम्यून सिस्टम टू बी एक्टिव, लेकिन कभी कभार आपको अपना इम्यून सिस्टम नहीं चाहिए होता। आप कहते हैं कि जी तुम चुप कर जाओ, ठीक है, मुझे तुम्हारा रिएक्शन नहीं चाहिए। कब चाहिए होता है आपको? देखिए, अक्सर आपके पास कैंसर्स होते हैं, ठीक है जी, तो कैंसर्स आपके पास हेमोलिटिक कैंसर या हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं, उसमें आपके पास ये सेल्स जो होते हैं आपकी बॉडी का, जो जो इम्यून सेल्स हैं वो आपके पास ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर आपने उनको चुप कराना होता है, देन यू गिव दिस इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है जी, और उसके लिए आपकी बॉडी का नेचुरल इम्यूनोसप्रेसेंट भी काम कर रहा होता है, दैट इज कॉर्टिसोल। ठीक है जी, सो ये इम्यूनोसप्रेशन का जो इफेक्ट है वो आपको किस तरह दे रहा है? बाय सेल बाय इनहिबिशन ऑफ सेल मीडिएटेड। आपको पता है ना, इम्यूनोलॉजी यू हैव स्टडीड कि सेल किस तरह दूसरों से कांटेक्ट करके इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो इनहिबिशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है जी, इम्यूनिटी
को साइलेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है जी। और ये कैसे करता है, ये आपके टी सेल की इनहिबिशन करता है। टी को हम टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं ना, वाई इट इज नोन एज टी हेल्पर सेल, बिकॉज ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है, तो टी सेल की इनहिबिशन करवाता है, ठीक है जी। और जब टी सेल इनहिबिट हो जाते हैं फिर आपके पास इम्यूनो सप्रेशन हो जाती है, ठीक है जी। इसको हम कब चाहते हैं, व्हेन डू यू वांट इम्यूनो सप्रेशन इन योर बॉडी, जब आपकी बॉडी को क्या हुआ होता है, आपकी बॉडी को कैंसर्स हुए होते हैं, ठीक है जी। मोर स्पेसिफिकली हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स हुए होते हैं, ठीक है जी। तो फिर आप इम्यूनो सप्रेशन चाहते हैं। अगर आपकी बॉडी को ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है जी, अगर आपको लंग्स ट्रांसप्लांट हुए हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अब इस ट्रांसप्लांट का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में फॉरेन बॉडी अंदर आ गई है, ठीक है जी। तो अगर इम्यून सेल्स एक्टिव हुए तो वो तो उस फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तब आपको अपने इम्यून सेल्स को साइलेंट करना पड़ता है, एंड फॉर दैट यू गिव इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है जी। तो ट्रांसप्लांट के केस में, कैंसर्स के केस में, और इसी तरह आपके पास जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं लाइक रेमेटिक फीवर है, ठीक है जी। तो रेमेटिक फीवर में आपके पास, रेमेटिक डिजीज में, ठीक है जी, कुछ भी डिजीज हो सकती है, उनमें आपके पास नेचुरल सप्रेशन चाहिए होती है इम्यूनिटी की, ठीक है जी। अब ये दो इसके इफेक्ट्स हैं। इसके और इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, ठीक है जी। कॉर्टिसोल आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, ठीक है जी। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसका कैसे है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आपने डिटेल में पढ़ा था जब हमने रेस्पिरेटरी डिजीजेस किए थे, ठीक है जी। तो हमने उसमें पढ़ा था कि नेचुरली जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपको किस तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देती हैं। तो कॉर्टिसोल भी तो एक स्टेरॉइड ही है, तो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट किस तरह आता है, ये आपकी बॉडी में करता है जी दो तीन चीजें, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इस तरह करता है कि ये आपकी बॉडी में जो वो होता है, मोनोसाइट्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है जी। तो उन सारी चीजों को ना ये प्लाज्मा से निकाल कर लिम्फ की कंसेंट्रेशन में डाल देते हैं, ठीक है जी। मतलब आपकी एक जो प्लाज्मा का जो कंसेंट्रेशन है व्हाइट ब्लड सेल्स का, उनको लो कर देता है, इट लोअर्स प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ इम्यून सेल्स, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है जी। किस तरह से, फॉर एग्जांपल दिस इज द आर्टरी, ठीक है जी। तो आर्टरी के अंदर ये जो सेल्स घूम रहे थे विच वर इम्यून सेल्स, ठीक है जी, ये उनको बाहर निकालकर लिम्फ सेल्स में स्टोर कर देता है, ठीक है जी। तो लिम्फ सेल्स में ये स्टोर हो जाते हैं और फिर आपके सर्कुलेशन से निकल जाते हैं। जब सर्कुलेशन में नहीं होंगे तो आपको इन्फ्लेमेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। एक तो ऐसे करता है। दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ये इस तरह लाता है कि ये आपकी बॉडी में जो साइटोकाइंस होते हैं उनकी इनहिबिशन करवाता है, इट इनहिबिट्स साइटोकाइंस, ठीक है जी। साइटोकाइंस आपने पढ़े थे, ये उन साइटोकाइंस की इनहिबिशन करवाएगा, ना होंगे साइटोकाइंस ना होगा आपका मजीद इम्यूनिटी रिएक्शन, ठीक है जी। और तीसरा काम ये ऐसे करता है कि ये आपकी बॉडी में इनहिबिट करता है किस चीज को, ये आपकी बॉडी में इनहिबिट करता है फॉस्फोलाइपेज को, फॉस्फोलाइपेज A2 को, ठीक है जी। अब फॉस्फोलाइपेज क्या है, आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो नेचुरल लिपिड्स जो आपके जो फॉस्फोलाइपेज होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है जी। आपकी बॉडी में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनकी कन्वर्जन होती है एराकिडोनिक एसिड में, ठीक है जी। तो एराकिडोनिक एसिड में वो टूट कर फिर क्या बन जाते हैं, फिर उनसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रीन्स और हिस्टामिन वगैरह, ये जो जितने भी वो इन्फ्लेमेटरी वो है मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। तो अब आप फॉस्फोलिपिड्स को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट ही ना होने दो, तो वो किस तरह करता है, ये यहां पर फॉस्फो लाइपेज एंजाइम करता है एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्जन। आप इस फॉस्फोलाइपेज A2 को ही ब्लॉक कर दो, तो जैसे ही फॉस्फोलाइपेज ब्लॉक हो जाएगा तो फॉस्फोलिपिड्स एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट भी नहीं होंगे, और जब इनकी कन्वर्जन नहीं होगी तो फिर आपके पास इम्यूनिटी रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास जो कॉर्टिसोल होता है, ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल और भी काम करता है, ठीक है जी। और किस तरह करता है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में जो फीटस होता है, ठीक है जी, द न्यू बोर्न बेबी, तो न्यू बोर्न बेबी का देखिए, मेरे भी जो क्या कहते हैं, भाई का बेटा को क्या बोलते हैं उर्दू में, भतीजा भांजा क्या बोलते हैं भाई के बेटे को, मेरे भाई का बेटा था वो प्री मेच्योर था, तो उसके लंग्स फुली मेच्योर नहीं थे जब वो पैदा हुआ था, तो उसको क्या था, उसको वो था अपना क्या कहते हैं, कौन सा डिस्ट्रेस, पल्मोनरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम था उसको, ठीक है जी। तो उसकी मैचुरेशन के लिए, उसके लंग्स की मैचुरेशन के लिए फिर उन्होंने बाहर से जो है ना वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए थे, ठीक है जी। तो स्टेरॉइड्स क्या काम करते हैं, कॉर्टिसोल भी आपकी बॉडी का क्या करता है, ये आपकी बॉडी में नेचुरली फीटल लंग मैचुरेशन करता है, ठीक है जी। तो ये सारे काम हैं, ये सारे इफेक्ट्स हैं किस चीज के, दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिसोल इन द बॉडी, ठीक है जी। ये आपके पास इसकी कहानी हो गई। अब आपके पास ये जो
कॉर्टिसोल है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये आपकी बॉडी में आपको मुख्तलिफ तरीकों से अवेलेबल होते हैं अगर आपने बाहर से देने हैं, ठीक है जी। और इसका जो इसकी फॉर्म्स होती हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं। कुछ आपके पास शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, कुछ आपके पास इंटरमीडिएट एक्टिंग होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द आवर्स ऑफ एक्टिविटी इट प्रोवाइड्स। तो फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है जी, फॉर्मुलेशंस की, तो फॉर्मुलेशंस में इसके पास आपके पास आते हैं जी, इट कैन बी यूज्ड एज आईवी, इट कैन बी यूज्ड एज आईएम, इट कैन बी यूज्ड एज इनहेलर्स, ठीक है जी। इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज, सबसे बड़ी बात, इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज ओरली, ठीक है जी। ओरली भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद इनको आप इंट्रा आर्टिकुलरली भी देते हैं जब आपके पास अर्थराइटिस वगैरह के केसेस आते हैं, ठीक है जी। तो इंट्रा आर्टिकुलरली भी देते हैं, मतलब जॉइंट्स के दरमियान इनको इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है जी। और फिर इनको नेजली भी दे सकते हैं, ठीक है जी, इंट्रा नेजली भी दे सकते हैं। तो नेजली भी, ये जितने भी आपके पास हैं मुख्तलिफ अवेलेबल होती हैं, ठीक है जी। आईवी में कुछ अवेलेबल, आपकी बुक में बड़ा मजेदार किस्म का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के स्टेरॉइड्स दिए हुए हैं, ठीक है जी, कि ये स्टेरॉइड आईवी इस्तेमाल होता है, ये स्टेरॉइड आईएम इस्तेमाल होता है, ये फलाना, ये आप सब बाकी वहां से पढ़ लें, ठीक है जी। अभी तक हमने क्या पढ़ लिए, इफेक्ट्स पढ़ लिए और फॉर्म्स पढ़ लिए, ठीक है जी। फॉर्म्स के बाद थोड़ी सी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। आपके पास जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं, जितने भी आपकी बॉडी का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, फार्माकोकाइनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो आपकी बॉडी में जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये सब आपके पास किसी न किसी तरह से ले सकते हैं। आप इनको ओरली भी ले सकते हैं। मोस्टली आपके पास जो अवेलेबल होते हैं ये आपके पास ओरली अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये जब आपकी पेट में जाती हैं तो ये वेल एब्जॉर्ब्ड हैं, ठीक है जी, पेट से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये नहीं है कि वहां पे एब्जॉर्प्शन मसला होता है। इनको वेल एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक, ठीक है जी, या इंटेस्टाइन्स, ठीक है जी। और उसके बाद जब इनकी मेटाबोलाइजेशन होती है तो दे आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, ठीक है जी। लिवर में इसकी लिवर एंजाइम्स के जरिए मेटाबोलाइजेशन होती है। यूजुअली आपके पास जो बॉडी का नेचुरल कॉर्टिसोल होता है, यूजुअली कॉर्टिसोल कांट पेनिट्रेट, यूजुअली कॉर्टिसोल कैन नॉट पेनिट्रेट ब्रेन बैरियर को ये नहीं क्रॉस कर सकता। इट कैन नॉट इंटर इनटू द ब्रेन ड्यू टू द ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन जब आपके पास जो सिंथेटिक होते हैं, जो आजकल सिंथेटिक स्टेरॉइड्स आ रहे हैं, ठीक है जी, बाहर से जो आप स्टेरॉइड्स लेते होते हैं तो उनमें ये एबिलिटी होती है, ठीक है जी। सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है जी, वो आसानी से कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। यूजुअली आपके पास कॉर्टिसोल ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं इंटर करता, लेकिन सिर्फ इन्फ्लेम टिश्यूज में इंटर करता है। लेकिन जो बाहर से आप सिंथेटिक स्टेरॉइड्स दे रहे हैं ये आसानी से कवर कर लेते हैं आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को, इवन इफ इट इज नॉट इन्फेक्टेड, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ज्यादा ले लें, ठीक है जी, लॉन्ग यूज, ठीक है जी, तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जब आप इसको लेते हैं स्टेरॉइड्स को तो ये ब्लॉक कर देता है आपके, इट ब्लॉक्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सिस, ठीक है जी। नेचुरली जो मैंने आपको समझाया कि नेचुरली आपकी बॉडी में ये आपका एड्रिनल, ये आपके पास हाइपोथैलेमस था, ये आपके पास पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी से के बाद आपके पास एड्रिनल ग्लैंड है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में HPA एक्सिस बोलते हैं, ठीक है जी। दिस इज ऑल द एक्सिस। ये एक्सिस नेचुरली चलता रहता है, ठीक है जी, यहां से यहां आता है और फिर वहां जाता है। लेकिन जब आपके पास बाहर से आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो ये नेचुरली सप्रेस हो जाता है, बिकॉज बॉडी में तो एक ही लेवल होता है ना स्टेरॉइड्स का। अगर आप बॉडी के नेचुरल स्टेरॉइड्स के बजाय बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है जी, तो बाहर से स्टेरॉइड्स लेने का मतलब ये है कि आपने ये एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है जी। अगर आप 2 वीक्स के लिए कंसेक्टिवली 2 वीक्स के लिए ये स्टेरॉइड्स लेते हैं, ठीक है जी, तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन हो गया। इससे आपका HPA या हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और जो आपका एड्रिनल एक्सिस है ये ब्लॉक हो जाएगा। तो इस वजह से रिकमेंडेड ये होता है कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टेरॉइड्स ना लिया करें, ठीक है जी। लेकिन आप जब भी अगर लें तो यूज कैसे करें, इट इज यूज्ड एज अल्टरनेटिवली, ठीक है जी। मतलब आप इस तरह करें कि आप एक दिन लिया करें, ठीक है जी, एक दिन स्टेरॉइड्स लिया करें, दूसरे दिन स्टेरॉइड्स ना लिया करें, तो आपकी बॉडी में जो नेचुरल पाथवे है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है जी। ये एक दिन जब आप स्टेरॉइड्स नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली इसको कवर करने की कोशिश करेगी, ठीक है जी। तो इस वजह से 2 वीक्स से कम आपको स्टेरॉइड दिया जाता है। 2 वीक्स से जब आप ज्यादा करेंगे तो फिर आपका ये HPA एक्सिस ब्लॉक हो सकता है, ठीक है जी। इसके अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने क्या पढ़े जी, अभी आपने हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉर्टिसोल पढ़ रहे हैं ना। तो कॉर्टिसोल के एगोनिस्ट कौन से होते हैं, ठीक है जी।
द एगोनिस्ट ऑफ कॉर्टिसोल्स, ये आपके पास वो ड्रग्स होती हैं जो कि कॉर्टिसोल की एक्टिविटी को ज्यादा करती हैं। मतलब ये जितनी भी हमने पीछे से वो सारी एक्टिविटीज पढ़ी, जितने भी इफेक्ट्स पढ़े, ठीक है जी, ये सारे इफेक्ट्स को ज्यादा करेगी। तो जो ड्रग्स ये इन इफेक्ट्स को मिमिक करके इनको ज्यादा करती है, दोज ड्रग्स आर नोन एज कॉर्टिकोज, दोज आर नोन एज कॉर्टिसोल एगोनिस्ट, ठीक है जी। और इन एगोनिस्ट का क्या काम होता है, कौन से ड्रग्स हैं जो एगोनिस्ट में शुमार होते हैं? सबसे पहले आपने नाम सुना होगा द मशहूर जमाना प्रेडनिसोन, ठीक है जी, प्रेडनिसोन। ये आपके पास एक एगोनिस्ट है कॉर्टिसोल का। इसके साथ मिलता जुलता है जी आपका प्रेडनिसोलोन, ठीक है जी, वो भी आपका एगोनिस्ट है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन, ये भी एक एगोनिस्ट है। और फिर एक और है जी ट्राई एमसिनोलोन, ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो एन एगोनिस्ट ऑफ द कॉर्टिसोल, ठीक है जी। अब ये एगोनिस्ट, जैसे मैंने कहा कि ये एगोनिस्ट क्यों लेते हैं हम, ठीक है, किस लिए लेते हैं, क्या इफेक्ट होता है जो कि हमें ये बाहर से लेने पड़ जाते हैं। इसके कुछ फायदे होते हैं ना, ठीक है, हर चीज का फायदा देख के हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इनका फायदा ये होता है, ठीक है जी, जो इनका फायदा होता है वो ये होता है कि नेचुरली आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल होता है वो थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है। तो ये जो सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक कॉर्टिसोल होते हैं, ठीक है जी, या एगोनिस्ट हो गए, ये लॉन्गर हाफ लाइफ होता है इसका, ठीक है जी, मतलब ज्यादा देर तक के लिए काम करते हैं। तो इस वजह से भी हम इसको लेते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि ये जो नेचुरली सिंथेटिक, जिस तरह मैंने पहले बात की थी, जो आप सिंथेटिक कॉर्टिसोल लेते हैं तो ये इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं मेम्ब्रेन्स को, और जो वो आपकी बॉडी का जो नेचुरल कॉर्टिसोल था वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर रहा था। तो आप बाहर से सिंथेटिक लेते हैं एंड सिंथेटिक कॉर्टिसोल कैन इजीली पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन्स, ठीक है जी। तो इस वजह से भी हम लेते होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फायदे होते हैं इन सिंथेटिक के, दैट्स व्हाई वी टेक इट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है जी। इसके अलावा हम इसको, इन कॉर्टिसोल्स को लेकर किन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या आ गई, फिर वो उनकी यूजेस आ जाते हैं, ठीक है जी। सो द यूजेस ऑफ कॉर्टिसोल एगोनिस्ट, एगोनिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या फायदा है कॉर्टिसोल के एगोनिस्ट इस्तेमाल करने का? तो सबसे पहले फायदा आपका, इन फायदों को भी हमने दो चीजों में डिवाइड किया होता है, ठीक है जी। एक फायदा आपको, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या है, आपका एड्रिनल हार्मोन है ना, तो कभी कभार ये कॉर्टिसोल आपके एड्रिनल ग्लैंड वाले मसलों में लेते हैं, कभी कभार ये एड्रिनल के अलावा मसलों में लेते हैं, ठीक है जी। तो यूज के बिना पर हमने यूज को दो चीजों में डिवाइड किया है। द फर्स्ट यूज इज बेस्ड ऑन इज फॉर एड्रिनल कॉजेज, एड्रिनल प्रॉब्लम्स। तो अगर हम एड्रिनल प्रॉब्लम्स के लिए इनको लेते हैं, तो किन एड्रिनल प्रॉब्लम्स को के लिए हम कॉर्टिसोल को बाहर से लेते हैं? सबसे पहले, जब आपकी बॉडी खुद कॉर्टिसोल नहीं बनाती, आपका एड्रिनल ग्लैंड अगर खुद से कंट्रोल कॉर्टिसोल नहीं रिलीज करवा रहा, कम रिलीज करवा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं जी, उसको आप एड्रिनल इनसफिशिएंसी बोलते हैं। तो एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी में आप लेते हैं, ठीक है जी। और अगर एक्यूट ना हुआ, क्रोनिक हुआ, ठीक है जी, क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी, उसमें भी देते हैं। मतलब यह है कि आपका एड्रिनल ग्लैंड खुद से कॉर्टिसोल नहीं बना रहा, तो आप बाहर से ये प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन वगैरह देकर कॉर्टिसोल का लेवल बराबर करके रखते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा क्या मसले हो सकते हैं? इसके अलावा आपको कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, ठीक है जी। तो अब एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब होता है? एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका साइज बहुत बड़ा हो रहा है, उसके सेल्स क्या कर रहे हैं, सेल्स बड़े इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब नेचुरली, अगर ये कंजेनिटल मसला है तो नेचुरली है ना, नेचुरली आपका कॉर्टिसोल बने या ना बने, आपका एड्रिनल ग्लैंड बहुत बन रहा है। वो क्या करवा रहा है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाने की कोशिश में बड़ा हो रहा है ना। तो आप क्या करो, आप बाहर से कॉर्टिसोल दे दो। जब बाहर से कॉर्टिसोल दोगे तो बॉडी को खुद कॉर्टिसोल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बॉडी खुद से काम नहीं करेगा, और आपका एड्रिनल ग्लैंड मजीद काम नहीं करेगा, और उसका साइज भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी। तो इस वजह से, क्योंकि हमने जो कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है, हमारा काम क्या होता है, हमने वहां पर एक्सटर्नल स्टीरॉइड्स देने होते हैं, ठीक है जी, प्रेडनिसोलोन की शक्ल में, प्रेडनिसोन की शक्ल में। क्यों देते हैं? टू स्टॉप द वर्किंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको देते हैं, ठीक है जी। अब ये वो सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि एड्रिनल प्रॉब्लम्स थी, और उस एड्रिनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बाहर से कॉर्टिसोल लिया, ठीक है जी। अब हम वो डिजीजेस पढ़ेंगे जो कि एड्रिनल ग्लैंड से ताल्लुक ना रखती हो और बाहर के मसले हो, ठीक है जी। बाहर के मसले कहाँ लेते हैं, किन बाहर के मसलों में हम लेते हैं? तो नॉन एड्रिनल
प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं जो कि एड्रिनल ग्लैंड से ताल्लुक नहीं रखते? उनमें आपके पास सबसे पहले है जी आपका एस्थमा। एस्थमा में आप बाहर से स्टेरॉइड देते हैं कि नहीं देते? बहुत सारी बीमारियां हैं ना, बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी बीमारियां हैं जिनको आप बाहर से ये देकर स्टेरॉइड देकर कंट्रोल करते हैं। तो अब एस्थमा आपके पास एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप बाहर से स्टेरॉइड देते हैं। ये आपके पास एड्रिनल का नहीं बल्कि नॉन एड्रिनल प्रॉब्लम है, ठीक है जी। इसमें आप कॉर्टिसोल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, जितने भी एगोनिस्ट हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ट्रांसप्लांट का मामला है और आप इम्यूनो सप्रेशन चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट के वक्त दे सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है जी, जिस तरह ये कोविड में हुई थी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपको कोरोना में हुई थी, तो कोरोना में लोग जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन को कम करने के लिए बार बार धड़ाधड़ ये डेक्सामेथासोन और ये सारी चीज़ें दे रहे थे, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने कहा कि मेरा क्या है भाई का बेटा है, वो पैदा हुआ था प्रीमेच्योरली, तो उसके लंग्स प्रॉपरली मेच्योर नहीं थे, तो डॉक्टर्स ने उनको ना बाहर से ये दिए थे स्टेरॉइड्स, ताकि उसकी लंग्स की मैच्योरेशन हो जाए। तो नॉन एड्रिनल प्रॉब्लम्स में अगर हमने फीटल लंग मैचुरेशन करनी हो, ठीक है जी, उसमें भी हम दे सकते हैं, ठीक है जी। ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि फीटस से नहीं बल्कि सर एड्रिनल ग्लैंड से नहीं बल्कि नॉन एड्रिनल ग्लैंड्स प्रॉब्लम्स हैं, इनको ट्रीट करने के लिए हम बाहर से दे रहे हैं, ठीक है जी। ये आपके पास अब तक क्या हुई, सिर्फ एगोनिस्ट की बात हुई। अब हम इस कॉर्टिसोल के एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अब तक हमने कॉर्टिसोल एगोनिस्ट पढ़े, अब हम कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है जी। कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट ज्यादातर इस्तेमाल होते नहीं है, ठीक है जी, लेकिन अगर फिर भी हो गए, जिस तरह हो सकते हैं, तो अगर हो गए तो देन हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे। किस चीज के, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? वी आर गोइंग टू स्टडी कॉर्टिसोल, ठीक है जी। तो कॉर्टिसोल के एंटागोनिस्ट लेने का क्या फायदा होता है और क्यों लेते होते हैं? देखिए, जब हम एंटागोनिस्ट की बात करते हैं तो हम बाहर से कॉर्टिसोल क्यों देते होते हैं? जब हमारे पास हमने कॉर्टिसोल के एंटागोनिस्ट क्यों लेने होते हैं जब आपको बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं चाहिए होता? आपकी बॉडी में एक डिजीज होती है जिसको आप क्या कहते हैं? कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है जी। अब कुशिंग सिंड्रोम आपके पास ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास जो कॉर्टिसोल होता है इसका लेवल बहुत ही बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, ठीक है जी। आपका क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है? एब्डोमिनल फैट्स बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है जी। पेट आपका बढ़ जाता है और नेक हम्प बन जाती है। नेक में फैट्स की डिपोजिशन की वजह से नेक हम्प बन जाता है आपके पास, ठीक है जी। और पफी फेस बन जाता है, पफी फेस बन जाता है। ये क्यों? ये सारा कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होने की वजह से। फैट्स बन जाते हैं ना, कॉर्टिसोल क्या करता है? आपके फैट्स की वो करता है, ठीक है जी, फैट्स की डिपोजिशन करता है। कॉर्टिसोल का लेवल जब बढ़ जाता है तो आपके पास ये सारे मामले होते हैं। अब आपके पास कुशिंग सिंड्रोम है और आपके बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा है, तो आप क्या करवा रहे हो? आप नेचुरली एंटागोनिस्ट दे दो। बाहर से आप एंटागोनिस्ट देंगे, वो क्या करेंगे? वो इस कॉर्टिसोल को खत्म कर देंगे, ठीक है जी। तो आप एंटागोनिस्ट कॉर्टिसोल ज्यादा होने के चांस में देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपका एड्रिनल ट्यूमर हो, ठीक है जी, एड्रिनल ट्यूमर हो, मतलब मेरा ये है कि दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है जी। अब इस एड्रिनल ग्लैंड में यहां पे ट्यूमर है, तो ये ट्यूमर क्या करेगा? ये तो एबनॉर्मल ग्रोथ है ना, तो ये ट्यूमर ज्यादा सिक्रीट करेगा आपका कॉर्टिसोल, ठीक है जी। कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी में और फिर वही मसले। तो इस वजह से अगर आप इस ट्यूमर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप बाहर से एंटागोनिस्ट दोगे और वो एंटागोनिस्ट आपकी बॉडी में इस कॉर्टिसोल के लेवल को कम करेगा, ठीक है जी। इसकी जो वर्किंग है इस ट्यूमर की उसको स्लो करेगा, ठीक है जी। एड्रिनल ट्यूमर में दे सकते हैं, कुशिंग डिजीज में दे सकते हैं। इसके अलावा एक चीज होती है जिसको आप एड्रिनल डायबिटीज बोलते हैं, एड्रिनल डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको शुरू में कहा कि आपकी बॉडी का जो कॉर्टिसोल होता है ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज को बहुत ज्यादा करता है, ठीक है जी, ग्लूकोज को ज्यादा करता है। शुरू में बताया ना आपको, इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल्स। तो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज को कम करने के लिए पेनक्रियाज से क्या रिलीज होता है? दिस इज योर पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पेनक्रियाज आपकी बॉडी से इंसुलिन सिक्रीट करेगा और इंसुलिन आपकी इस ग्लूकोज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब ज्यादा ग्लूकोज का मतलब यह है कि इंसुलिन का लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उन लोगों को फिर इंसुलिनोमा भी हो सकता है, ठीक है जी। मतलब पेनक्रियाज का हाइपरप्लेजिया हो सकता है, वहां की के मसले हो सकते हैं, ठीक है जी। और बॉडी में जब इंसुलिन बढ़ जाता है और ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसे फिर आप क्या कहते हैं? उसको आप एड्रिनल डायबिटीज। ये बॉडी का नेचुरल डायबिटीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड के मसले की वजह से आपका ग्लूकोज ज्यादा हुआ है। बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड ने क्या किया? कॉर्टिसोल ज्यादा किया और कॉर्टिसोल ज्यादा होने की वजह से आपका ग्लूकोज ज्यादा हो गया। ये सारा मसला एड्रिनल
ग्लैंड की वजह से है, और इस वजह से आप इस वाले डायबिटीज़ को एड्रिनल डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह नहीं कहते, ठीक है जी, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं कहते, ठीक है जी। यहाँ पर इन सारे मसलों में आपका एंटागोनिस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अब एक ही एंटागोनिस्ट याद रख लें आप, ठीक है जी। वैसे होते तो बहुत है, लेकिन आप एक एंटागोनिस्ट याद रख लें। इसमें जो आपके पास ड्रग आती है उसमें एक ही चीज़ याद रख लें, एंड दैट इज वेट अ मिनट, एंड दैट इज मेफीप्रिस्टोन, मेफीप्रिस्टोन, ठीक है जी। या आपके पास मीजोप्रोस्टोल भी होता है, ठीक है जी। दीज टू आर द एंटागोनिस्ट ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है जी, इन योर बॉडी। अब बात खत्म हो गई कॉर्टिसोल की, बिकॉज हमने कॉर्टिसोल को शुरू से डिस्क्राइब किया, ठीक है जी। हमने कॉर्टिसोल को स्टडी ऐसे किया कि हमने कॉर्टिसोल को यहाँ से स्टडी किया कि कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में जोना फेसिकुलाटा से बनता है। इसको आपकी बॉडी का नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं, ठीक है जी। फिर हमने बात की कि कॉर्टिकॉइड्स, ये जो कॉर्टिसोल है आपके पास, ये आपके पास बॉडी का नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, डायर्नल सिक्रीशन करता है, 2 दफ़ा आपकी बॉडी में ये पीक पे आता है दिन में, ठीक है जी। फिर इसकी बॉडी पे नेचुरल इफेक्ट्स क्या है कि ये बॉडी का ग्लूकोज ज़्यादा करता है, ये बॉडी में इम्यूनो सप्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, और फीटल की लंग मैचुरेशन करता है, बच्चों की लंग मैचुरेशन करता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि इसकी आपकी बॉडी में अगर आपने बाहर से लेने हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिसोल्स, ठीक है, तो बहुत सारी फॉर्मुलेशंस मिलती हैं इसकी, आईवी, आईएम, इनहेलर्स, ओरली, इंट्रा आर्टिकुलरली, नेजली, बहुत सारे तरीकों से आप इसको ले सकते हैं। और इसकी फॉर्म्स टाइम के हिसाब से भी आती हैं, एक को हम शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं, दूसरों को हम इंटरमीडिएट एक्टिंग बोलते हैं, फिर लॉन्ग एक्टिंग भी आता है इसमें, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक्स आती हैं, ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप क्या करेंगे कि जी ये जो आपके पास जो कॉर्टिसोल आप बाहर से ले रहे हैं, ये मोस्टली ओरली एब्जॉर्ब हो जाती हैं आराम से, ठीक है जी, मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, और ये आपकी बॉडी में पेनिट्रेशन नहीं कर सकती ब्लड ब्रेन बैरियर को, लेकिन अगर ब्लड ब्रेन बैरियर इन्फ्लेम हो तो फिर कर सकती हैं। लेकिन जो आपकी बॉडी में बाहर से आप कॉर्टिसोल के एगोनिस्ट दे रहे हैं, वो आसानी से पेनिट्रेशन कर जाती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है जी। अगर आप इस कॉर्टिसोल को लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं, तो लॉन्ग यूज की वजह से आपका बॉडी का नेचुरल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस ब्लॉक हो जाता है, और फिर अगर आपने बाहर से डेक्सामेथासोन या बाहर से स्टेरॉइड लेना बंद कर दिया, तो आपकी बॉडी में नेचुरली भी नहीं बनते, बिकॉज आपका एक्सेस बंद हो चुका है, ठीक है जी। आप बाहर से स्टेरॉइड लेने पे डिपेंडेंट हो, ठीक है जी। तो इस वजह से इसको एकदम से स्टॉप नहीं करते। अगर आपने स्टेरॉइड लेने भी हैं तो आराम से इसके लेवल्स बढ़ाएं, और अगर आपने स्टॉप करनी है तो आराम से इसके लेवल्स को स्टॉप करें, ठीक है जी। एब्रप्ट यूज नहीं होना, एब्रप्ट स्टॉपेज नहीं होनी चाहिए। जब हमने कॉर्टिसोल के एगोनिस्ट की बात की, हमने कहा कि इसमें एगोनिस्ट वाले कौन से ड्रग्स आते हैं, प्रेडनिसोलोन आता है, प्रेडनिसोन आता है, डेक्सामेथासोन, ट्राइएमसिनोलोन आता है, ठीक है जी, बीटामेथासोन, ये सारे आपके पास कॉर्टिसोल के एगोनिस्ट हैं। ये किन चीज़ों में काम आते हैं, एड्रिनल प्रॉब्लम्स में और नॉन एड्रिनल प्रॉब्लम्स में काम आते हैं, ठीक है जी। ये सारी कहानी किस चीज़ की हुई। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ भी पढ़ी कि एंटागोनिस्ट कब लेते हैं कॉर्टिसोल के, ठीक है जी। तो कॉर्टिसोल के एंटागोनिस्ट हम इन चीज़ों में लेते हैं, ठीक है जी। एंटागोनिस्ट में आपके पास मेफीप्रेस्टोन आता है और मीजोप्रोस्टोल आता है, ठीक है जी। ये आपके पास कॉर्टिसोल की कहानी खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है जी। कॉर्टिसोल खत्म होने के बाद आपका दूसरा स्टेरॉइड आता है बॉडी का, जिसको आप मिनरेलो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है जी, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है जी। तो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड में आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, आपकी बॉडी का नेचुरली मिनरेलो कॉर्टिकॉइड कौन सा है, ये एल्डोस्टेरोन है, ठीक है जी। इट इज़ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आपकी बॉडी का नेचुरली मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है, ठीक है जी। अब ये एल्डोस्टेरोन जब आपकी बॉडी पे बनता है, तो जब आपकी बॉडी में ये रोज़ाना की मौत पे बनता है, तो ये किस लिए बनता है, इसके बॉडी पे क्या इफेक्ट है। तो वो इफेक्ट ये है कि सबसे पहले अगर एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है, तो एल्डोस्टेरोन क्या किस चीज़ के लिए मशहूर है, ये रीएब्जॉर्प्शन के लिए मशहूर है, ठीक है जी। आपने डायूरेटिक्स में पढ़ा होगा, हम एल्डोस्टेरोन वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो रीएब्जॉर्प्शन करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किस चीज़ की, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एंड सोडियम आएगा तो ऑब्वियसली फिर वाटर भी आएगा। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम किडनीज, किडनी का जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है जी। तो कलेक्टिंग डक्ट से या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वहां पर रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम और वाटर की, ठीक है जी। दूसरा इसका कोई ऐसा कोई खास काम नहीं है एल्डोस्टेरोन का, ठीक है जी। दूसरा ये इसकी बॉडी में और इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको यूज़ बड़े मसलों में करते हैं, ठीक है जी। यूजेस में क्या आता है जी, किन मसलों में आप लेते होते हैं एल्डोस्टेरोन को बाहर से, ठीक है जी। तो देखें, सबसे पहले जब हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की, तो मैंने क्या कहा, ये आपकी बॉडी में वाटर और सोडियम को ज़्यादा करता है ना, रीअब्जॉर्ब करता है, पेशाब में बहने नहीं देता। तो मतलब यह है कि अगर आपकी बॉडी में सोडियम कम है, तो आप एल्डोस्टेरोन को ज़्यादा लो। जब आप एल्डोस्टेरोन को ज़्यादा लेंगे तो वो सोडियम को ज़ाया नहीं होने देगा, वो एक्सक्रीट होने वाले सोडियम को भी वापस लेके आ जाएगा आपकी बॉडी में। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम अगर आपको चाहिए हो, तो वो किस सिचुएशन में चाहिए होती है, वो आपको हाइपो
नेट्रीमिया में चाहिए होता है, ठीक है जी। तो आप हाइपर नेट्रीमिया में एल्डोस्टेरोन के एगोनिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको क्या है, हाइपोटेंशन है, अगर आपको हाइपोटेंशन है मतलब आपकी बॉडी में बीपी बहुत कम है, तो आप इस एल्डोस्टेरोन के एगोनिस्ट ले सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो आपकी बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन करके वाटर का लेवल ज़्यादा करेंगे और आपका बीपी ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो कब बढ़ाते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, ठीक है जी। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है, आपकी बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग ट्रॉमा। तो इन चीज़ों की वजह से अगर आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाए तो उस शॉक में फिर आप एल्डोस्टेरोन लेते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी बॉडी में फ्लूइड के लेवल को दोबारा से ऊपर करता है एंड इट रिटेन्स द बैलेंस ऑफ द फ्लूइड्स, ठीक है जी। इस एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट, ये तो हमने अभी एगोनिस्ट वाला इफेक्ट बढ़ाना। आपकी बॉडी में जो इसका एगोनिस्ट आते हैं, ठीक है जी, एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट। आप अगर बाहर से एल्डोस्टेरोन ले रहे हैं तो उसको हम एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट बोलते हैं। उनमें आपके पास कौन सी ड्रग्स आती हैं एल्डोस्टेरोन के एगोनिस्ट में, आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखें एंड दैट इज फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एक ही एगोनिस्ट है जो आप लेते हैं और ये आप बाहर से लेना पड़ जाता है। ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती इस एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट की, लेकिन अगर पड़ गई तो आप बाहर से फ्लूड्रोकॉर्टिसोन ले सकते हैं एल्डोस्टेरोन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है जी। अब जैसे मैंने कहा कि हमें एगोनिस्ट चाहिए होते हैं इन मसलों के लिए, ठीक है जी, इन मसलों के लिए, तो फिर हमें एंटेगोनिस्ट भी चाहिए होते हैं कभी कभार, एंटेगोनिस्ट भी आप देते हैं, ठीक है जी। तो अब जब हम एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट की बात करते हैं, ठीक है जी, तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले ये देखें कि ठीक है जी, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आपके पास कौन से आते हैं। देखें आपकी बॉडी में जैसे मैंने कहा स्पाइरिनोलैक्टोन है, ठीक है जी, स्पाइरिनोलैक्टोन, ये भी आपने मेरे साथ पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स में पढ़ा था। पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स में जब हम स्पाइरिनोलैक्टोन देते हैं तो एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आप स्पाइरिनोलैक्टोन याद रखें। इसके अलावा एपिरिनोलोन भी याद रखें। ये दोनों आपके पास क्या है, ये एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट जाने जाते हैं और एल्डोस्टेरोन के खिलाफ एक्शन देते हैं आपको, ठीक है जी। कब आपको इसकी यूजेस, कब आपको एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट लेने की जरूरत पड़ती है, जब आपको क्या हो, जब आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन हो, ठीक है जी। इट इज यूज्ड इन हाइपरटेंशन। जब आपको हाइपरटेंशन हो तो फिर तो आपको फ्लूइड नहीं चाहिए ना बॉडी में, फिर तो आप फ्लूइड निकालने की बात करते हो। तो निकालने की बात जब आप करते हैं तो फिर आप स्पाइरोलेक्टोन देते हैं। ये स्पाइरोमाइड वाली गोली आपने देखी होगी, उसमें ये चीज़ होती है, ठीक है जी, वो हम हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो बस ये एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट का काम हो गया, ठीक है जी। अब आपने कॉर्टिसोल भी सारा पढ़ लिया और अभी आपने एल्डोस्टेरोन भी सारा पढ़ लिया, ठीक है जी। इनके एगोनिस्ट भी पढ़ लिए, इनके एंटागोनिस्ट भी पढ़ लिए, ठीक है जी। समझ आ गई जी। अगर आप इनका एंटागोनिस्ट नहीं लेते, मतलब आपकी बॉडी में आपने देखा, आपने कॉर्टिसोल के एंटागोनिस्ट भी लिए थे ना, आपने कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों के एंटागोनिस्ट लिए थे ना, एंटागोनिस्ट लिए थे ना। वो क्या करवा रही थी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कॉर्टिसोल है, ये आपके पास एल्डोस्टेरोन है, तो ये नेचुरली सेल है, ठीक है जी। तो ये कॉर्टिसोल आता है और इस सेल के ऊपर लगता है, यहां पे एक रिसेप्टर पड़ा होता है, इसी तरह एक यहां पर रिसेप्टर पड़ा होता है, तो ये यहां पर आके इसके साथ लगता है। अब आप जब एंटागोनिस्ट लेते हैं, वो एंटागोनिस्ट किस तरह काम करते हैं, वो आपकी रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं ना। अब एक और तरीके से भी आप इस कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन के काम को रोक सकते हैं। वो किस तरह कि आप इस कॉर्टिसोल के और एल्डोस्टेरोन की बनावट को ही बंद कर दो, मतलब आप कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन को बॉडी में बनने ही ना दो, तो वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आपको ये और ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए तो फिर आप सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, ठीक है जी। उसको हम क्या कहते हैं, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उनको हम स्टीरॉइड्स सिंथेसिस इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है जी। दे आर नोन एज स्टीरॉइड्स सिंथेसिस इनहिबिटर्स। वो क्या करते हैं, वो इस कॉर्टिसोल और इस एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस को ही रोक देते हैं, ठीक है जी, बनने ही नहीं देते। उनमें आपके पास जो ड्रग्स आती हैं, ठीक है जी, उनमें आपके पास जो स्टीरॉइड की सिंथेसिस वाले इनहिबिटर्स हैं, उनमें आपके पास क्या आता है, कीटोकोनाजोल आता है, कीटोकोनाजोल। तो कीटोकोनाजोल आपने सुना होगा, ये बेसिकली एंटी फंगल है, जो एंटी फंगल के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आपकी स्टीरॉइड्स की सिंथेसिस को भी रोकता है। अगर आपकी बॉडी में ये कॉर्टिसोल का ज़्यादा लेवल हो गया है, एल्डोस्टेरोन का ज़्यादा लेवल हो गया है, आपको कुशिंग डिजीज़ है तो या एड्रिनल ट्यूमर है, तो आप कीटोकोनाजोल लोगे
और आपका लेवल डिक्रीज हो जाएगा स्टीरॉइड्स का, ठीक है जी, बॉडी का। इसके अलावा कीटोकोनाजोल के अलावा आप दूसरा कौन सा लेते हैं, आप इथियोमिडेट लेते हैं, इथियोमिडेट, ठीक है जी। इसको जरा कंफर्म कर लें, फिर खुद देख लें, ठीक है जी। एक और भी होती है, उसका क्या नाम होता है जी, मेथीरेपोन, मेथीरेपोन, ठीक है जी। एक और भी होती है जिसका क्या नाम होता है, अमाइनो अमाइनो ग्लूथीथायोन, ग्लूथीथायोन, अमाइनो ग्लूथीथायोन। ये सारे आपके पास सिंथेसिस की इनहिबिशन करवाते हैं, आपके कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन के लेवल को बढ़ने ही नहीं देते, ठीक है जी। तो ये सिंथेसिस के इनहिबिटर्स हैं, ये आपके पास कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों जो आपके पास स्टीरॉइड्स हैं उनकी सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, ठीक है जी। ये आपके पास सारे का सारा आज का टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा, हमने आज सबसे पहले कोर्टिसोल पढ़ा, कोर्टिसोल के एगोनिस्ट पढ़े, कोर्टिसोल के एंटागोनिस्ट पढ़े, फिर हमने एल्डोस्टेरोन पढ़ा, उसके इफेक्ट्स पढ़े, उसके एगोनिस्ट पढ़े और फिर उसके एंटागोनिस्ट पढ़े, और फिर हमने आखिर में स्टीरॉइड्स के सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़े, ठीक है जी। ये आज आपका टॉपिक था। इस टॉपिक का क्या नाम था, ड्रग्स फॉर एड्रिनल हार्मोन्स, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।